क्योंकि हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है फ्रॉम जीन्स टू प्रोटीन्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेंट्रल डॉग्मा है उसकी स्टडी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और हमारा जो है वो हमने कल भी काफ़ी इस हवाले से गुफ्तगू की थी कि ये जो हमारे जो स्प्लाइसोसोम्स होते हैं इनका क्या काम होता है। फिर इसी तरीके से जो एक डीएनए होता है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड वाले हाइपोथेसिस को हमने थोड़ा सा रिजेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश की थी। लेकिन ये बात है कि एक बात तो तय है, वो ये है कि जीन जो है वो अल्टीमेटली वही है जो हमारे जिसको कहते हैं कि हाँ, हमारे जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसका रिस्पॉन्सिबल जो है, या उसके जो ट्रांसपोर्ट है उसका रिस्पॉन्सिबल वो जीन्स ही हैं। सो ये बात हमने कल तय कर ली थी यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने एक जनरल आइडिया पढ़ा था कि जनरल आइडिया जिसमें हमने देखा था कि जो जीन्स हैं वो कैसे बनाते हैं, प्रोटीन कैसे बनाते हैं, जनरल आइडिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, या इसमें हमने पढ़ा था जनरल आइडिया ऑफ सेंट्रल डॉग्मा, कि हमारा जो सेंट्रल डॉग्मा है उसका एक जनरल आइडिया जो है वो हमारे इल्म में आ जाए। उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि हमने जो प्रोसेस पढ़ना है इस वक्त सेंट्रल डॉग्मा में, जो दो प्रोसेसेस आते हैं उसमें से जो हमने प्रोसेस पढ़ना है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके हवाले से जो बातें हमारे इनमें होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन इज लाइक द ट्रांसफर ऑफ अ लैंग्वेज। यानी आपने जो है वो एक लैंग्वेज है, आपने जो एक प्रोसेस है, अपने एक या आप यूं कह लीजिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो आपने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है। और इट इज जस्ट लाइक दिस कि आपने एक लेटर लिखा किसी एक पर्सन को, और वो लेटर आपने हवाले किया किसी न किसी पोस्टमैन के, और वो पोस्टमैन आपका लेटर लेके अल्टीमेटली डेस्टिनेशन तक पहुंचा आया। अब ये जो एक पूरा प्रोसेस है उसमें वो जो लेटर है वो एक ट्रांसक्रिप्ट है, और उसके ऊपर मौजूद जो अल्फाज आपने लिखे हैं दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन यू एंड दैट पर्सन बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्ट आल्सो नोन एज अ लेटर। ठीक है, तो उसके हवाले से आप अब यहाँ पर देखेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं राइट फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए। अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इज ऑलवेज अकर्स फॉर अ सिंगल जीन। सबसे पहली बात तो ये है किसी न किसी जीन की होती है। सो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन समझने से पहले जो हमारी पहली अप्रोच होनी चाहिए वो ये है कि हमारे इल्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो है कि जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी डीएनए का सेगमेंट, कोई भी रैंडम डीएनए का सेगमेंट जीन नहीं कहला सकता। नो रैंडम डीएनए सेगमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ जीन अंटिल इट हैज सम सर्टेन पॉइंट्स। और वो सर्टेन पॉइंट्स क्या होते हैं? वो सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आप किसी भी डीएनए के सेगमेंट को जीन का नाम देते हैं। एक प्रोमोटर, दूसरा उसके बाद आ जाता है कोडिंग रीजन, और उसके बाद जो है डीएनए का या कम से कम वो रीजन जिससे प्रोटीन बननी है, और उसके बाद तीसरा रीजन आ जाता है जिसको आप कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस या टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, ये 3 रीजन किसी भी जीन के होने लाजमी है। इन तीनों रीजन के बगैर कोई भी जीन कंप्लीट नहीं होता। इससे अब आपको एक और बात मैं बताऊंगा जो शायद आपको इससे पहले ना पता हो। बेटा वो बात क्या है? वो बात बड़ी ही एक अजीब सी बात है। आपने कभी शायद ये ना सोचा हो कि जो ये जो हमारे हम बैक्टीरिया में जीन डालते हैं। अब बैक्टीरिया में जीन डालने का क्या मतलब है? क्या हम अपना वो रीजन उठा के बैक्टीरिया में डाल देते हैं जो जस्ट कोडिंग रीजन है? नहीं, हम बकायदा प्रोमोटर्स डिजाइन करते हैं। ये जो आप खास तौर पे आप बच्चियां जो बुक पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाली, इसकी जो इस जो बुक है, इस बुक में बकायदा मेंशन है कि प्रोमोटर बकायदा डिजाइन किए जाते हैं, या वो जो प्लाज्मिड होते हैं जिनमें जीन को ऐड किया जाता है, उन प्लाज्मिड को खास तौर पर कैरेक्टराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमोटर। अगर उस प्लाज्मिड में एक पर्टिकुलर प्रोमोटर है तो आप उस प्लाज्मिड को अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके हवाले करते हैं, वरना आप अपना प्लाज्मिड जीन ऑफ इंटरेस्ट के हवाले नहीं करते। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इज अल्टीमेट। ठीक है, उसके बाद जो अगली बात ये है कि ऑब्वियसली जब एक दफा एक पूरा जीन डिजाइन हो जाएगा, तो वो जीन जब डिजाइन हो जाएगा तो उसके बाद उस जीन का जो है वो या यूं कह लीजिए कि जब एक मैसेंजर आरएनए डिजाइन हो जाएगा तो उसके बाद उसकी कोडिंग रुकना भी जरूरी है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जो प्रोटीन बननी है वो इतने रीजन से बननी है। अगर प्रोटीन इतने रीजन से बननी है
तो इसका अंडरस्टूड मतलब ये हुआ कि जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है वो किस वजह से होता है, टर्मिनेटर रीजन जो है उसकी मौजूदगी इस वजह से होती है ताकि जो जीन है वो उतना ही कोड किया जाए जितने जीन की प्रोटीन बनानी। और ये जो जीन है ये भी कंप्लीटली प्रोटीन के लिए डेडिकेटेड नहीं होता, इसकी गुफ्तगू हम बाद में करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि जब आपने एक दफा जीन की वो स्टार्ट कर ली, कोडिंग स्टार्ट कर ली, मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट कर ली, तो उसके बाद अब ये जो सीक्वेंस है इसको आप पूरा करेंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द के जो भी सीक्वेंसेस होंगे उनको आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब ये टर्मिनेटर सीक्वेंस है, ये वो सीक्वेंस है कि जिसको मैसेंजर आरएनए में जिसका थोड़ा सा हिस्सा आ भी जाए तो खैर है, लेकिन अल्टीमेटली इसको काट दिया जाएगा, अल्टीमेटली इसको रिमूव कर दिया जाता है। टर्मिनेटर सीक्वेंस का मतलब ही ये है कि यहाँ कुछ ऐसे रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो इस बात की इंडिकेशन होते हैं कि यहाँ से अब जो आरएनए बनाने वाला जो एंजाइम है वो रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल 3 पोर्शंस हैं किसी भी जीन के, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं और इनके हवाले से एक डिस्कशन जो है वो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो एक बात तय है और वो ये है कि ये जो कोडिंग रीजन होता है ना, ये जितना मर्जी बड़ा हो, ये जो कोडिंग रीजन होता है इसको ऑलमोस्ट हम कहते हैं 0.0, ये 0.0 है। ठीक है, इससे पीछे बड़ा लंबा सारा रीजन होता है प्रोमोटर का, खास तौर पे यूकैरियोट्स में तो प्रोमोटर बड़ा ही लंबा सारा होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो 0 से पीछे जब आप आते जाते हैं तो वो रीजन क्या कहलाता है, उस रीजन को आप कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, और अपस्ट्रीम भी लिख सकते हैं और आप कहते हैं, अगर आपने कहना है कि जी 0 जो कोडिंग पॉइंट है यानी 0 पॉइंट है, उससे कितने न्यूक्लियोटाइड पीछे जो है वो प्रोमोटर रीजन है। फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियोटाइड है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप कहते हैं टाटा बॉक्स, ये आपने पढ़ा होगा। टाटा बॉक्स जो है ये 2 बॉक्सेस हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से एक बॉक्स होता है टाटा बॉक्स। ये ऑलमोस्ट किस सीक्वेंस से शुरू होता है, -35 से शुरू होता है। -35 का क्या मतलब है कि जो कोडिंग रीजन है वो है 0 और इससे 35 न्यूक्लियोटाइड्स पहले क्या शुरू हो जाता है, टाटा बॉक्स। ये असल में वो बॉक्स है जिसके साथ आकर आरएनए पॉलीमरेज यानी वो पॉलीमरेज जिसने आरएनए बनाना होता है उसकी अटैचमेंट और उससे रिलेटेड प्रोटीन्स की अटैचमेंट जो है वो बड़ी जरूरी होती है। तो उसके अलावा एक और पॉइंट होता है जिसको आप कहते हैं -10 सीक्वेंस, -10। अब ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि असल में जो -10 अपस्ट्रीम, अब देखें अगर मैं -10 लिखूंगा इसका मतलब है कोडिंग रीजन से अपस्ट्रीम, मुझे अपस्ट्रीम कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखता हूं -10 अपस्ट्रीम तो ये एक इलॉजिकल सी बात है, क्योंकि -10 का मतलब ही ये है कि जो भी चीज है कोडिंग रीजन से पीछे है यानी अपस्ट्रीम है। ठीक है, और इसी तरीके से एक और टर्म यूज होती है जिसको आप कहते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आप जो है वो 0 के सीक्वेंस से आगे की बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका टर्मिनेटर सीक्वेंस है दैट इज डाउन, अगर मैं ये कहता हूं कि टर्मिनेटर सीक्वेंस इज डाउनस्ट्रीम टू प्रोमोटर, और कीजिए टर्मिनेटर ये रीजन है, ये वाला रीजन जो है ये टर्मिनेटर रीजन है। सो टर्मिनेटर रीजन इज डाउनस्ट्रीम टू प्रोमोटर, तो ये गलत नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ी प्रॉपर स्टेटमेंट है, इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमने अलग अलग जो है रोल है हर रीजन का वो देखना है कि हमारे जो मोटर सीक्वेंसेस होते हैं और उसके अलावा जो कोडिंग है या टर्मिनेटर है, इनका अलग अलग रोल जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप बात करते हैं तो जो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है उसके हवाले से ये देखिए यहां पर वो कहता है कि ये टाटा बॉक्स है, 25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम, 25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम, 35 या 25 जो है ये यूकैरियोट्स में मौजूद होता है। अब जरा एक दफा हम जो है वो ये जो आपका ये जो सीक्वेंस है प्रोमोटर सीक्वेंस, इसकी जरा हम जो है वो एक डिटेल में गुफ्तगू कर लेते हैं। बेटा याद रखिए जो भी ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए से इंफॉर्मेशन हमने लेनी होती है वो इंफॉर्मेशन हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप को। सबसे पहले जो है वो इनिशिएशन है, विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेप। बाकी जो स्टेप होते हैं ना, खासतौर पे इलोंगेशन, इलोंगेशन तो कोई मुश्किल होता ही नहीं है,
इलोंगेशन तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बल्कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो डीएनए से नीचे का स्ट्रेच होता है ना, यदि आप यूं कहिए जो प्रोमोटर से बाद का ये वाला यहां से यहां तक का जो रीजन है, इसको आपकी साइंस क्या कहती है? यहां से यहां तक के रीजन को आपकी साइंस कहती है इट इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या मतलब है कि इस एरिया का ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा। खैर, मैं ये बात कर रहा था कि सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इनिशिएशन होता है। क्यों इनिशिएशन क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको ये बात जहन में रखनी है कि कौन सा एंजाइम है जिसके जरिए आपने आरएनए बनाना है। तो बेटा वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के जरिए आपने बनाना है ट्रांसक्रिप्ट, यानी मैसेंजर आरएनए आपने जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के जरिए बनाना है। अब आरएनए पॉलीमरेज ने जो अटैच होना होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज ने जो अटैच होना होता है वो होना होता है ऑलमोस्ट -10 सीक्वेंस पे, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट -10 सीक्वेंस अटैच होना होता है। लेकिन उससे पहले ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसको एक और पोजीशन यानी एक और पॉइंट की इजाजत की एक तरह से जरूरत होती है, और वो कौन सा पॉइंट है? वो है -25 पॉइंट। -25 जो पॉइंट है, यहां पर असल में आकर क्या अटैच होते हैं बेटा? यहां पर आकर कुछ चीजें, कुछ प्रोटीन्स अटैच होती हैं, जिनको आप कहते हैं बेसिकली इनिशिएशन फैक्टर्स, आईएफ। ये इनिशिएशन फैक्टर्स हैं जो जैसे ही यहां आकर अटैच होती हैं, उसी टाइम पर ये एक ग्रीन सिग्नल होता है किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज के लिए। आरएनए पॉलीमरेज इस जगह पर यानी -10 पर आकर अटैच होता है, और -10 पर आकर अटैच हो, ये -10 पर भी अटैचमेंट किसकी हेल्प से होता है? ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसके साथ एक एडिशनल प्रोटीन अटैच होती है। यानी आरएनए पॉलीमरेज के भी जो प्रॉपर अटैचमेंट है वो किसके जरिए होनी है? वो इस एडिशनल प्रोटीन के जरिए होनी है। और ये जो एडिशनल प्रोटीन है, ये आरएनए को प्रॉपर पॉइंट यानी -10 पॉइंट पर जाकर बिठाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली जो इनिशिएशन है, इट इज नॉट दैट मच सिंपल। सबसे पहले एक ग्रीन सिग्नल कहां से जाता है? -25 से। -25 पे ये प्रोटीन्स जब अटैच होंगी तो इट वुड बी अ सिग्नल फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर एडजस्ट होता है किसके ऊपर? इस पूरे डीएनए के ऊपर। लेकिन अपने साथ उसको क्या लेकर आना पड़ता है? प्रोटीन फैक्टर लेकर आना पड़ता है। ये प्रोटीन फैक्टर जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है फॉर प्रॉपर अटैचमेंट। और यहां से आगे अब क्या सिलसिला शुरू होने लगा है बेटा? यहां से आगे अब शुरू होना है आपका वो सीक्वेंस जिसको आप कहते हैं कोडिंग रीजन। यानी अब यहां से कोडिंग रीजन जो है उसकी इनिशिएशन स्टार्ट होगी, और कोडिंग रीजन जो है वो अब यहां से आगे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। जो भी प्रोसेस है, यानी मैसेंजर आरएनए बनने का जो प्रोसेस है, वो यहां से अब आगे शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एक और चीज भी है, ये प्रोटीन फैक्टर जो है वो एक काम और भी कर रहा है। एक तो ये प्रोटीन फैक्टर जो है वो आरएनए की अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। दूसरा, ये प्रोटीन फैक्टर क्या डिटरमिन करता है? इट डिटरमिन विच स्ट्रैंड इज टू बी डिटरमिन विच स्ट्रैंड इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड। यानी ये दो स्ट्रैंड है ना, किसी भी डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, तो विच स्ट्रैंड इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड, उसको ट्रांसक्राइब कौन सा स्ट्रैंड करना है भाई? मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब करना है, और गलती से मैसेंजर आरएनए दूसरे स्ट्रैंड पर अटैच हो गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा तो नहीं करने देना। जाहिर है आपने उसी सीक्वेंस में उसको ट्रांसक्राइब करना है जिस सीक्वेंस में आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो प्रोटीन फैक्टर है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अटैचमेंट के लिए भी, और ये भी तयन करना है कि कौन सा स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज जो है, वंस अगेन इसका एक और इसकी भी वही लिमिटेशन है। कौन सी वाली? ये भी 3 to 5 पिच पर, ये 3 to 5 पटड़ी पर मूव करता है। और जो डीएनए सीक्वेंस बनाता है वो कौन सा, या जो आरएनए बनाता है वो कौन सा वाला बनाता है? 3 to 5, ओ सॉरी, जो आरएनए बनाता है वो ये बनाता है 5 to 3, ठीक है। जो आरएनए की फॉर्मेशन करता है वो 5 to 3 करता है। बिल्कुल वही वाली लिमिटेशन जो किसकी थी? डीएनए पॉलीमरेज की थी, वही इसकी भी होगी, यानी आरएनए पॉलीमरेज की भी होगी। जोहा बेटा, आप क्लास में बहुत ले आई हैं, और अब क्लास पूरी अटेंड किया करें आप लोग, दरमियान में मत छोड़कर जाया करें। अच्छा जी, अब यहां पर ये बात भी हमें क्लियर हो गई कि असल में सबसे कॉम्प्लेक्स जो आपका पूरा ये इस सब में सबसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर है वो ये है। अच्छा, एक और बात अब गौर कीजिए इसमें
यहां पर आप देखिए कि एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मौजूद हैं। RNA polymerase 2 then unwinds the DNA double helix and RNA synthesis begins the start point। अब इसमें जो मैंने बनाई हैं उससे भी ज्यादा प्रोटीन्स इस डायग्राम में मौजूद हैं। ये किस बात की निशानदेही कर रहा है? ये इस बात की निशानदेही कर रहा है बेटा कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसमें मल्टीपल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ और सिर्फ RNA पॉलीमरेज इन्वॉल्व नहीं होता। और इनका काम क्या होता है? इनका काम वंस अगेन जो भी सीक्वेंस जो भी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का जो भी सीक्वेंस जो है वो DNA का जो भी सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होना होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत मैटर कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके साथ ये एडिशनल प्रोटीन्स अटैच होंगी ताकि ट्रांसक्रिप्शन स्मूथली हो सके। ठीक है, तो यहां पर जो थ्योरी है उसमें वो यही बात कर रहा है। और ये देखिए, द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड RNA polymerase 2 बाउंड टू द प्रोमोटर इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है जो आपके सामने पूरा इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें -35 सीक्वेंस के भी मौजूद हैं, -10 के भी मौजूद हैं। सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। ये डायग्राम में से थोड़ी सी मजीद डिटेल लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। डायग्राम में से जब आप थोड़ी सी मजीद डिटेल लेते हैं तो आपको पता लगता है, ये देखिए कि वन रिकॉग्नाइजिंग द टाटा बॉक्स मस्ट बाइंड टू DNA बिफोर RNA polymerase 2। मैंने आपको कहा कि टाटा बॉक्स से तब अटैच होना है जब अभी RNA polymerase नहीं आया होता। जब ये टाटा बॉक्स से अटैच हो जाते हैं देन एडिशनल फैक्टर्स आते हैं। गौर कीजिए, ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये जो आपके सामने हैं, ये वाले 3, ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये RNA polymerase के आने से पहले पहले DNA से बाउंड हो जाने चाहिए ताकि RNA polymerase को बाइंडिंग की जगह मिले। लेकिन इसके बाद जो चीज गौर करने की है वो ये है कि RNA polymerase जो है वो जब आएगा तो वो अपने साथ कुछ मजीद फैक्टर्स लेकर आएगा ताकि ये जो RNA polymerase है ये इसके साथ अच्छे तरीके से अटैच हो सके। ये बिफोर RNA polymerase है और इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहे हैं, एक ये और ये 3, ये वाले, ये जो हैं ये उसके बाद हैं। और ये आपके जो RNA polymerase है उसकी अटैचमेंट के लिए बहुत जरूरी है। RNA polymerase जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करता जाएगा, तब तक करता जाएगा जब तक ये एंजाइम, ये जो एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है और इसका बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप यहां पर अब गौर कर लीजिए, अगर हम यहाँ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं तो एक तो एडिशनल फैक्टर इन्होंने यहां शो किया हुआ है, एक एडिशनल फैक्टर इन्होंने यहां पर भी शो किया हुआ है, बल्कि शायद 2 इस जगह पर शो किए हुए। तो ये आपके सामने है कि इन सब का बाइंड होना और आगे इलोंगेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल क्या शुरू हो जाती है? RNA polymerase 2 शुरू कर देता है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग ये है कि अब यहां से जो है वो DNA की जो इंफॉर्मेशन है, यानी आप यूं ही समझ लीजिए कि अब आपने पेंसिल हाथ में पकड़ ली है और पेंसिल हाथ में पकड़ने के बाद अब आप जो है वो लेटर लिखना शुरू कर रहे हैं। तो अब आप जब पेंसिल हाथ में पकड़ के लेटर लिखना शुरू कर रहे हैं तो लेटर लिखने में आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो है वो ये जो DNA की अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल ये प्रोमोटर रीजन है और प्रोमोटर रीजन जो है उसका बबल नहीं बनता, प्रोमोटर रीजन का बबल नहीं बनता, प्रोमोटर रीजन को कोड नहीं किया जाता। प्रोमोटर रीजन सिर्फ और सिर्फ RNA polymerase की अटैचमेंट के काम आता है। हाँ, लेकिन एक अब यहां पर हम बात करेंगे कि अब RNA polymerase जब DNA को ओपन करेगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, तो इस वक्त जो RNA polymerase की पोजीशन होगी वो कुछ ऐसे होगी। ये RNA polymerase है, ये RNA polymerase इस जगह पर मौजूद है और ये जो RNA polymerase है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, मेरे जहन में पता नहीं क्यों वो बार बार जो है वो वीडियो आ रही है जो आजकल बड़ी मशहूर हुई है। हम कह सकते हैं कि ये DNA है, ये RNA polymerase है और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए कि ये, अब गौर करने की जो बात है वो ये है कि RNA polymerase जो है वो कौन से स्ट्रैंड को जो है वो कर रहा है, रीड कर रहा है। ये बात एक अंडरस्टूड है कि RNA polymerase जिस स्ट्रैंड को रीड करेगा वो होगा 3 to 5। ठीक है, यानी अब ये वाला जो स्ट्रैंड है जिसको फॉर एग्जांपल ये इस स्ट्रैंड को जो है, इस स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा है, इस स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा है। याद रखिए, अगर RNA polymerase इस स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज करेगा
तो असल में ये किस स्ट्रैंड को कॉपी कर रहा होगा? मेरा सवाल और सुनिए, अगर ये इस स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा है तो कॉपी कौन सा स्ट्रैंड हो रहा है? सर दूसरा वाला। एक्चुअली कॉपी बन रही है इस वाले की कॉपी बन रही है। गौर कीजिए, जब ये 3 to 5 के ऊपर रन करेगा, यानी इसको एज ए टेम्पलेट यूज करेगा, तो इसने जो, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसने जो वो बेसिस ऐड करनी है, इसने जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं, वो न्यूक्लियोटाइड कौन से वाले होंगे? वो न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा होंगे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। तो आप अगर डीएनए के स्ट्रैंड को देखें तो 3 to 5 का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा हुआ? 5 to 3। ठीक है, इसका मतलब है बेसिकली जो स्ट्रैंड कॉपी हो रहा है वो वाला नहीं है जिसको रीड किया जा रहा है, बल्कि उसके ऑपोजिट वाला है। तो इस स्ट्रैंड को आप कहते हैं, नाम देते हैं सेंस स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसको आप नाम देते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, यानी वो स्ट्रैंड के जिसको जो है वो आप कॉपी, जिसको आप एज ए टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक बड़ा ही मजेदार सेंटेंस लिखा हुआ था, मैं वो ढूंढने की कोशिश करता हूं कि जब आरएनए इलोंगेशन शुरू करता है तो उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज जब इलोंगेशन शुरू करता है तो जो आरएनए का स्ट्रैंड होता है वो उससे एक धागे की तरह लटक रहा होता है। ये देखिए, साइमल्टेनियसली बाय सेवरल मॉलिक्यूल्स, नहीं ये नहीं, ये जो है वो इन द वेक ऑफ दिस एडवांसिंग वेव ऑफ द न्यू आरएनए, हाँ जी ये देखिए, ये बड़ा मजे का सेंटेंस लिखा हुआ है, इन द वेक ऑफ दिस एडवांसिंग वेव ऑफ आरएनए सिंथेसिस द न्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स पील्स अवे फ्रॉम इट्स डीएनए टेम्पलेट। पील अवे क्या होता है? बिल्कुल ऐसे जैसे आप बनाना का छिलका उतारते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आरएनए जो है वो आरएनए पॉलीमरेज से बाहर आ रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई है, बिल्कुल पील अवे हो रहा होता है, इससे उतर के बाहर को आ रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक बड़ी मजेदार किस्म की सिचुएशन जो है वो इन्होंने यहाँ पर पील्स अवे या रील आउट, आप इसको रील आउट भी कह सकते हैं कि ये रील की तरह बाहर आ रहा है उसमें। ठीक है, तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग सेंटेंस यहाँ पर था। फिर एक और चीज भी है, वो कहता है कि अ सिंगल जीन कैन बी ट्रांसक्राइब्ड साइमल्टेनियसली बाय सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फॉलोइंग ईच अदर लाइक अ ट्रक इन अ कॉन्वॉय। इस एक जीन के ऊपर कई आरएनए पॉलीमरेज भी अटैच हो सकते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन पढ़ के हम इसको डिस्कस करते हैं। उसकी रीजन कहता है वो कि a growing strand of RNA trails off from each polymerase with the length of each new strand reflecting how far along the template the enzyme has traveled from the start point। अब देखिए, ये असल में होता क्यों है? ये है उसकी रीजन। The congregation of many polymerase molecules simultaneously transcribing a single gene increases the amount of mRNA transcribed from it। अब आप गौर कीजिए, आपको मुस्तकिल एक ही प्रोटीन की जरूरत है, फॉर एग्जांपल अब मुस्तकिल एक प्रोटीन की जरूरत है। अब आप क्या करते हैं, आप उस एक डीएनए के ऊपर कई पॉलीमरेजेस लगा देते हैं कि भाई ठीक है तुम सब काम करो। सब काम करने से क्या होगा कि आपकी जो प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट है वो नहीं रुकेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको ब्लड में जरूरत है कई मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन की, आपको कई मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। अब वो जो कई मॉलिक्यूल्स हैं, वो कई मॉलिक्यूल्स आपको सिर्फ किस सूरत में मिल सकते हैं? जब आपकी प्रोटीन सप्लाई बहुत एफिशिएंट हो। ठीक है, जब आपकी प्रोटीन बहुत एफिशिएंट हो, और प्रोटीन सप्लाई सिर्फ किस सूरत में एफिशिएंट हो सकती है? जब आपके कई मैसेंजर आरएनए जो हैं, सॉरी कई आरएनए पॉलीमरेजेस जो हैं वो एक डीएनए पर जुड़े हों। ठीक है, एक ही जीन के ऊपर जुड़े हों और वो सारे सेम प्रोटीन बना रहे हैं। अब इनमें ऑब्वियस बात है कि आपको ये बात पता है कि इसने अभी ट्रांसक्रिप्शन शुरू की है, ये अच्छी खासी प्रोटीन बना चुका है और ये ऑलमोस्ट प्रोटीन बनाकर उसकी कंप्लीशन कर चुका है। यानी इनकी पोजीशन, दो चीजें आपको बता देंगी कि प्रोटीन किस मरहले में है। ठीक है, नंबर वन आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी पोजीशन, और दूसरा जो आपके लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए है वो आपको बता देगी कि कितनी देर है अब प्रोटीन बनने में। ठीक है, सो दिस इज हाउ द इलोंगेशन इज डन। अब ये उसी तरह से कॉपी करता जाएगा, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को कॉपी करता चला जाएगा, और जब कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड कॉपी हो जाएगा तो उसके बाद
अब आगे आता है एक और क्रिटिकल पॉइंट जिसको आप कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस। टर्मिनेशन सीक्वेंस, टर्मिनेशन सीक्वेंस जो है उसके हवाले से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बड़ी डिफरेंट किस्म का टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है, और यूकैरियोट्स में ये बड़ा दिलचस्प है। तो मैं इसको जो है वो आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दिलचस्प कैसे है यूकैरियोट्स में। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो टर्मिनेशन है इसके अंदर एक मिनट रुकिएगा बेटा, सिर्फ एक मिनट, सॉरी। अच्छा सॉरी, मैं जरा थोड़ा सा काम कर रहा था। यहाँ पर आप देखिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें फंक्शन एज द ट्रांसक्राइब टर्मिनेटर, यहाँ पर होता यह है कि जो आपकी है ना, और कीजिएगा, प्रोकैरियोट्स में एक होता है खास सीक्वेंस होता है, जैसे जीसी, जैसे आप डीएनए की बात कर लीजिए कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, उसके अंदर ये बबल बना हुआ था और उसके बाद अब ये ट्रांसक्रिप्शन सीक्वेंस आ गया, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि इसी बबल के अंदर ही क्या आता है, बबल के अंदर ही एक बड़ा स्पेसिफिक सीक्वेंस आता है जिसमें सबसे पहले एक साथ कई जीसी 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 होते हैं, फिर इसी तरीके से एकदम आ जाते हैं एटी 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 एटी, मतलब कई एटी, कई जीसी रिपीट होते हैं, उसके बाद एकदम कई एटी आते हैं। अब ये क्या चीज है, इसके क्रॉस में जो मैसेंजर आरएनए बनाएगा वो क्या बनाएगा, ऑब्वियसली सीजी 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 और टी ए टी ए टी ए टी ए। ये जो सीक्वेंस होगा ना, ये सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के लिए एक अदद सिग्नल होगा। ये जो सीक्वेंस बनेगा ना, अब जाहिर है ये ट्रांसक्राइब हो गया, ये ट्रांसक्राइब हो गया, ये जो ऊपर वाला है ये डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है बेटा, और ये जो है ये मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है, ये ट्रांसक्राइब हो गया। ट्रांसक्राइब हो जाने के बाद ये अब सिग्नल होगा किसके लिए, इस मैसेंजर आरएनए के लिए, और जैसे ही ये सिग्नल रिसीव होगा मैसेंजर आरएनए उतर जाएगा, और मैसेंजर आरएनए उतर के यहाँ यहीं से ट्रांसक्रिप्शन फौरी तौर पर क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। जब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगी तो उसके बाद ये, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, बल्कि अब जो है इसकी डायरेक्ट आगे क्या स्टार्ट हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट आगे स्टार्ट हो जाएगी ट्रांसलेशन। ये बात है प्रोकैरियोट्स की। क्यों क्यों भला, क्योंकि आपको इसको मॉडिफाई इसलिए नहीं करना पड़ रहा क्योंकि जहां आपने ट्रांसक्रिप्शन की है उसमें और जहां ट्रांसलेशन होनी है उसमें दरमियान में बैरियर कोई नहीं है। यूकैरियोट्स में क्या है, दरमियान में न्यूक्लियस का बैरियर मौजूद है, जिसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए है उसको जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आना है तो दरमियान में न्यूक्लियस एंजाइम मौजूद है, और न्यूक्लियस एंजाइम को ऑर्डर होता है शूट टू किल। अब वो बंदा अपना है या पराया है, अगर डीएनए एंटर हुआ है हमारे न्यूक्लियस में या आरएनए एंटर हुआ है, अब वो अपना है या पराया है, न्यूक्लियस को ऑर्डर होता है शूट टू किल, खत्म कर दो। लिहाजा आपने अगर अपना मैसेंजर आरएनए राइट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुंचाना है तो यूकैरियोट्स को मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अब जो टर्मिनेशन है वो यूकैरियोट्स में कैसे होती है, यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और कीजिएगा। यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन इस तरह से होती है कि यहां से जो है वो, यहां पे कुछ सीक्वेंसेस आते हैं, इसको आप कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन साइट। मैं आपको जो है वो ये पूरा बनाकर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो यूकैरियोट में टर्मिनेशन होता है इसको आप कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन साइट। यहाँ पर जो है ये वर्ड भी लिखा हुआ है, वो दिखाकर फिर मैं आपको जो है वो बताता हूँ। ये देखिए, polyadenylation signal sequence which specifies polyadenylation in the pre-mRNA. This is called a signal, ठीक है, because once this stretch of 6 RNA nucleotides appear, it is immediately bound by certain proteins in the nucleus. अब होता क्या है, होता ये है कि जब एक दफा ये मैसेंजर आरएनए जो है ये पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंस पे पहुंचता है, ठीक है, यानी एक दफा यहाँ डीएनए पे मौजूद है
कौन सा सीक्वेंस मौजूद होगा, गौर कीजिएगा। मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है ना, जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है ऐसे, उसके एंड पे जो सीक्वेंस बनेगा वो होगा AAUAA। तो ऑब्वियसली अगर ये मैसेंजर आरएनए पे AAUAA बन रहा है तो डीएनए पे ये क्या होगा, TTATT। ठीक है, TTATT को जब कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के जरिए आरएनए, उसका आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज जब उसका आरएनए बनाएगा तो TTATT जो है वो क्या बनाएगा, AAUAA का कोड बनाएगा। ये कोड एक सिग्नल होगा, किसके लिए सिग्नल होगा, कुछ बड़ी स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगी जिनको आप कहते हैं टर्मिनेशन प्रोटीन्स। टर्मिनेशन प्रोटीन्स क्या करेंगी, टर्मिनेशन प्रोटीन्स क्या काम करेंगी, टर्मिनेशन प्रोटीन्स जो हैं वो, फॉर एग्जांपल ये छोटी छोटी टर्मिनेशन प्रोटीन्स हैं, ये टर्मिनेशन प्रोटीन्स आएंगी और ये आकर इस एमआरएनए को यहां से काट देंगी, मैसेंजर आरएनए को यहां से कट कर देंगी। लिखा हुआ है ये देखिए, once this stretch of 6 RNA nucleotides appear, it is immediately bound by certain proteins in the nucleus। ये प्रोटीन्स न्यूक्लियस में मौजूद हैं, ठीक है। Then at a point about 10 to 30 nucleotide downstream from AAUAA, these proteins cut it free from the polymerase। यानी असल में मैसेंजर आरएनए नहीं उतरा, मैसेंजर आरएनए नहीं उतरा, बल्कि आप कह लीजिए कि मैसेंजर आरएनए को काटा गया है। मैसेंजर आरएनए को उसने क्या कहा है कि प्लस ऑलमोस्ट 35 बेसिस के बाद ये जो टर्मिनेशन प्रोटीन्स हैं ये मैसेंजर आरएनए को काट देंगी। जब मैसेंजर आरएनए को काट देंगी तो उसके बाद पॉलीमरेज नहीं उतरेगा, बल्कि पॉलीमरेज चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कोई चाबी वाला चूहा है जो आपने जो है वो लगाकर छोड़ दिया और वो भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। यहाँ जो सेंटेंस लिखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सेंटेंस देखिएगा। द आरएनए, ये देखिए ये लिखा हुआ, द आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूज टू ट्रांसक्राइब सिंस द न्यू 5 एंड इजंट प्रोटेक्टेड। अच्छा, यहां पर जो है ये देखिए ये लिखा हुआ, द पॉलीमरेज कंटिन्यूज ट्रांसक्राइबिंग परस्यूड बाय द एंजाइम अंटिल दे कैच अप टू द पॉलीमरेज एंड इट डिसोसिएट विद द डीएनए। यानी अब एक दफा जब ये आरएनए आपने अटैच कर लिया, ये मैसेंजर आरएनए आपने जो है वो डिटैच कर लिया इसके साथ, जब आपने डिटैच कर लिया अब ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, इसको कोई होश नहीं है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। न्यूक्लियस से कुछ एंजाइम्स आएंगे, कुछ प्रोटीन्स आएंगी जो आकर इसको कहेंगे भाई होश कर, लाहौर आ गया है, बस कर दे। यहां से आकर इसके साथ जब आके अटैच होंगी, यही प्रोटीन्स आकर जब इससे अटैच होंगी तो फिर इसको होश आएगी, ओए होए काम तो कितना पहले खत्म हो गया, ये यहां से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये चलता चला जाएगा और आगे भी ट्रांसक्रिप्शन किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और वो जो ट्रांसक्राइब होगा, वो जो ट्रांसक्रिप्ट होगा उसको डिसोसिएट कर दिया जाता है, उसको फिर क्लीव कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जो ये एक्स्ट्रा बना लेता है। लेकिन फौरी तौर पे आप एज्यूम करें ना कि एक मतलब भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, उसके पीछे आगे लोग कहते हैं भाई बस कर दे, बस कर दे, रेस खत्म हो गई है, तू पॉइंट क्रॉस कर गया, तू जीत गया। तो वो आके इसको जो है वो अल्टीमेटली रोकते हैं और वहां से फिर इसको रिलीज करवाया जाता है। तो इस तरह से जो है टर्मिनेशन, यानी आरएनए की टर्मिनेशन जो है वो इस तरह से होती है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? सर ये जो आपने बताया मैसेंजर आरएनए ये सेंस स्ट्रैंड का कॉपी होता है, तो सर इस तरह तो फिर हमारी प्रोटीन एक ही स्ट्रैंड से बन रही है, बिल्कुल दूसरा ऐसे ही, स्ट्रैंड तो यूज ही नहीं हो रहा, दूसरा स्ट्रैंड यूज नहीं हो फिर रहा। क्या मतलब वो यूज नहीं होगा ही नहीं, मतलब बस एक से ही बनेगी प्रोटीन, बनती है हमारी प्रोटीन। इसमें आप देखिए ना कि जो आपका जो 5 to 3 है, आरएनए पॉलीमरेज ने 5 to 3 जाना है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 to 3 अगर जा रहा है तो उसमें सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि प्रोमोटर किस साइड पे है। अगर तो प्रोमोटर इधर भी है और प्रोमोटर इधर भी है, दोनों साइड्स पर है, ठीक है, तो फिर तो वो दोनों साइड से ही कॉपी होने के काबिल है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोमोटर एक साइड पर है, दूसरी साइड पर प्रोमोटर है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि
उस जीन को सिर्फ एक साइड से कॉपी किया जा सकता है, दूसरी साइड से कॉपी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और एक बात तो तय है ना कि ये हरगिज जरूरी नहीं है, ये देखिए यहां पर, ओ सॉरी, ये देखिएगा, ये हरगिज जरूरी नहीं है कि अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है और यहां पर आप कहते हैं कि ये प्रोमोटर है, ठीक है, ये कोडिंग रीजन है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि इसी जीन का प्रोमोटर इधर भी मौजूद होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसी जीन का प्रोमोटर इधर मौजूद होना इसलिए जरूरी नहीं है कि अब इससे आगे अगला जीन शुरू होता है। ठीक है, तो अगर तो इस साइड पर भी प्रोमोटर है इसी जीन का और इस साइड पर भी प्रोमोटर है, तो इसका मतलब है ये दोनों साइड से ट्रांसक्राइब किया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी जीन को ट्रांसक्राइब करना है तो उसके लिए लाजमी है कि दो स्ट्रैंड्स हो। क्यों भला? अगर आपने किसी एक डीएनए के स्ट्रैंड को, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपने किसी एक डीएनए स्ट्रैंड से प्रोटीन बनानी है तो यह बात लाजमी है कि उसका कंप्लीमेंट मौजूद हो। क्यों? क्योंकि सर एक टेम्पलेट भी तो होगा ना जिसको ये कॉपी करना है। चीज, जिसकी प्रोटीन बनानी है उसके कंप्लीमेंट्री को कॉपी करेंगे तो उसकी प्रोटीन बनेगी। यानी वो जीन, जिस जीन का आपने ट्रांसक्राइब बनाना है ना, ट्रांसक्रिप्ट बनाना है जिस जीन का, आप उस जीन पे एंजाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने उस जीन पे एंजाइम लगा दिया, उस स्ट्रैंड पे एंजाइम लगा दिया, तो इसका अंडरस्टूड मतलब यह है कि आप जो कुछ बना रहे हैं वो चीज नहीं है जो आप जो है वो सॉरी, आप जिसको कॉपी कर रहे हैं वो असल में क्या है, वो जो स्ट्रैंड बन रहा है वो उसका कंप्लीमेंट्री है। लिहाजा जिस जीन को आपने ट्रांसक्राइब करना है उस जीन के कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को यूज करते हुए उसकी प्रोटीन बनेगी। तो इसका मतलब है डबल स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड एज ए जीन यूज होता है। तो सर देखिए, अब हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो उसमें ऐसा होता है ना कि एक एक 3 to 5 है। जब दो स्ट्रैंड अलग अलग हो गए हैं तो अब ऐसा तो फिर दो डीएनए हो गए हैं और एक डीएनए का जो 3 to 5 है वो दूसरे डीएनए का 5 to 3 होगा। तो यानी कि एक्चुअली में हमारा जो प्रोटीन्स है वो दोनों स्ट्रैंड से बन रहे हैं ना। नहीं, क्या जरूरी है? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब कि बन तो 3 to 5 वाले से ही रहे हैं, लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेट होता है स्ट्रैंड्स अलग अलग होते हैं तो जो 3 to 5 वाले उसकी कॉपी आ जाती है और 5 to 3 वाले की भी कॉपी आ जाती है। इस तरह से फिर दोनों स्ट्रैंड्स मतलब एक्चुअली तो हमारी बॉडी मतलब सारी ही जीन्स यूज कर रही है ना। हाँ बेसिक, हाँ आपका पॉइंट मैं समझ गया हूँ, आप पॉइंट ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर पाई हो आप। आपका पॉइंट मैं समझ गया हूँ कि बेसिकली यूज तो दोनों स्ट्रैंड ही हो रहे हैं। यानी जिसको आप कॉपी कर रहे हो, बेशक आप उसके ऑपोजिट वाले की कॉपी बना रहे हो, लेकिन यूज तो आपको उसी को करना है ना। तो अल्टीमेटली तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक स्ट्रैंड बेकार है, बल्कि उसके बगैर तो आप दूसरे वाले की कॉपी भी नहीं बना सकते हो, एंटी सेंस की भी कॉपी नहीं बना सकते हो आप, सेंस या एंटी सेंस की, सॉरी सेंस की कॉपी भी नहीं बना सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली है तो दोनों स्ट्रैंड का यूज है। नहीं जी, इसके बाद जो है वो आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आता है, और वो क्या है, वो है कि जब आप एक दफा डीएनए को आपने मैसेंजर आरएनए बना लिया, ठीक है, नाउ यू हैव गॉट द मैसेंजर आरएनए एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एज्यूम करता हूँ कि ये आपका डीएनए था, इसी डीएनए से आपके पास अब एक मैसेंजर आरएनए आ गया। अब इस मैसेंजर आरएनए को, दिस मैसेंजर आरएनए इज नाउ वल्नरेबल। क्यों वल्नरेबल है? क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए जो है ये बहुत करीब मौजूद ऐसे कमांडोज की जद में है जिनको कहा गया शूट टू किल। ऐसे कमांडोज की जद में जिनको शूट टू किल कहा गया, ठीक है। अब इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में जो ये जो स्ट्रैंड है इसका क्या किया जाएगा, इसके ऊपर 2-3 साइड्स को क्लीव किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसको 2 तरह के प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। नंबर 1, इसको जिस प्रोसेस से गुजारा जाता है उसको कहा जाता है ऑल्ट्रेशन ऑफ एमआरएनए एंड। सबसे पहले तो इसको इस प्रोसेस से गुजारा जाता है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एज्यूम कर लें कि ये जो है वो मैसेंजर आरएनए का हेड है और ये मैसेंजर आरएनए का वो रीजन है जहां से टर्मिनेशन हुई है, यानी टेल है। तो आप क्या करते हैं, आप इस मैसेंजर आरएनए को, ये कौन सा एंड है, ये ऑब्वियसली जो हेड होगा वो 5 एंड होगा
और जो टेल होगी वो 3 एंड पे खत्म होगी। तो 5 एंड पे जो राइबोज होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे, ठीक, ऐसे राइबोज होगा। उसके ऊपर यहाँ पर मौजूद है CH2, ठीक है, ये CH2 है, और उसके ऊपर जो है O, फिर उसके बाद P, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ OH या O नेगेटिव लगा दीजिए, यहाँ OH। अब यहाँ पर एक कैप लगाई जाती है, 7 मिथाइल GTP कहा जाता है जिसको, 7 मिथाइल GTP। इस 7 मिथाइल GTP की मैं आपको जो है वो एक दफा शेप दिखा देता हूं कि ये कैसी होती है, मैं आपको फिर बनाकर भी दिखा दूंगा। 7 मिथाइल GTP जो है वो क्या चीज है, ये देखिएगा, ये देखिए, ये 7 मिथाइल GTP, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अटैच है यहाँ पर, ठीक है। ये मिथाइलेशन जो है ये असल में ग्वानोसिन, ये ग्वानोसिन है ना, ये GTP है ना, तो ग्वानोसिन है, इसकी मिथाइलेशन कर दी जाती है। मिथाइलेशन का क्या मतलब होता है कि इसके ऊपर एंजाइम अटैच नहीं हो पाता, तो इसकी कर दी जाती है मिथाइलेशन। और अब ये जो है GTP किस तरह अटैच होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पर जो है वो इसकी डायग्राम बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है वो राइबोज है, ठीक है, और इस राइबोज का जो 5th एंड है वो ये वाला है, ठीक है, ये CH2, GTP है, तो आप क्या करेंगे, OP, ठीक है, फिर O, फिर P, फिर O, फिर P। अब इनके बॉन्ड्स पूरे कर लीजिए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये OH है, ठीक है, और यहाँ O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है। और अब क्या होगा, अब आप गौर कीजिए कि अब इनके दरमियान में जो है वो बॉन्ड बनाया जाएगा। जब ये बॉन्ड बनेगा देन दिस विल रिमूव द H2O। वाटर जब ऐड होगा, वाटर जब निकल जाएगा इसमें से, तो अब यहाँ फिनोमिना क्या होगा, यहाँ फिनोमिना ये होगा कि ऑक्सीजन के जरिए ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक ऑक्सीजन के जरिए ये आपस में जुड़ जाएंगे। एंड हैव अ लुक हियर, ये लेकिन अब ये जो अटैचमेंट है ये कौन सी है बेटा, ये अटैचमेंट है 5 to 5। पहले जो अटैचमेंट है वो कौन सी होती है, पहले जो अटैचमेंट होती है वो 5 to 3 होती है, ये अटैचमेंट है 5 to 5। क्यों, ये भी 5 है और ये भी, ये वाला कार्बन जो है ये भी 5 है। फर्क ये है कि यहाँ GTP है, यहाँ GMP है, लेकिन 5 to 5 अटैचमेंट है, और इसको आप कहते हैं 7 मिथाइल GTP कैप। और 7 मिथाइल GTP कैप जब क्रॉस में आती है तो यहाँ पर अब इसका जो हेड होता है वो क्लोज हो जाता है, कोई इंजाइम इससे ऐड नहीं हो सकता। उसके बाद आप टेल का क्या करते हैं, ये तो जो फिनोमिना है वो हेड का है, टेल के साथ आप बहुत ज्यादा एडेनिन के सीक्वेंस लगा देते हैं, पोली ए टेल इसको कहते हैं, काफी ज्यादा एडिनोसिन के आप जो है वो सीक्वेंस लगा देते हैं, विच इज अनदर सिग्नल कि ये जो मैसेंजर आरएनए है नाउ इट हैज बीन फाइनलाइज्ड, ठीक है, इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। ये देखिए, ये ये GP मौजूद है और ये AA मौजूद है, ठीक है, ये जो है वो अब फाइनलाइज हो गया। अच्छा, ये फाइनलाइजेशन क्यों जरूरी है, फाइनलाइजेशन एक और लिहाज से भी जरूरी है बेटा कि जब मैसेंजर आरएनए को आपने न्यूक्लियर पोर से बाहर भेजना होता है तो न्यूक्लियर पोर बहुत स्पेसिफिक है अपने फंक्शन में, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर पोर से गुजारने के लिए आपको जस्ट लाइक वो कार्ड स्वाइपिंग होती है ना, या अटेंडेंस लगानी होती है, कार्ड स्वाइपिंग होती है, कार्ड दिखाना होता है, बिल्कुल उसी तरह से आपको कार्ड दिखाना पड़ता है एज ए 7 मिथाइल GTP कैप या पोली ए टेल, इसकी फॉर्म में जब आपको कार्ड दिखाना पड़ता है तो वो 7 मिथाइल GTP कैप और पोली ए टेल है। अगर नहीं लगी होगी तो ना सिर्फ न्यूक्लियर पोर उसको जाने नहीं देगा, बल्कि न्यूक्लियर पोर के पास मौजूद न्यूक्लियर उसको क्लीव कर देंगे, खत्म कर देंगे, वो प्रोटीन नहीं बन सकेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू मॉडिफाई द एंड। उसके अलावा इसको एक और उससे गुजारा जाता है, एक और प्रोसेस से गुजारा जाता है जिस प्रोसेस को आप कहते हैं स्प्लाइसिंग। और ये स्प्लाइसिंग जो है ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट इवेंट्स है, यानी हर दफा स्प्लाइसिंग डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोटीन। एक ही जीन कोड किया, ये कल मैंने बात की थी आपसे, एक ही जीन कोड किया और उस एक ही जीन को कोड करके उसको डिफरेंट अंदाज से स्प्लाइसिंग करके आप डिफरेंट प्रोटीन बना सकते हैं। हर जीन में, हर mRNA में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। देखिए, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल
दरमियान में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको नॉन कोडिंग काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इधर से इधर, इधर से इतना सीक्वेंस, फिर इधर से छोटा सा ये सीक्वेंस, फिर ये सीक्वेंस, फिर इतना सीक्वेंस। ये जो रीजन्स हैं यहां से लेकर यहां तक ये वाले, इनको आप कहते हैं नॉन कोडिंग। और बाकी जो रह गए हैं उनको आप कहते हैं क्या? उनको आप कहते हैं कोडिंग। ठीक है, नॉन कोडिंग एंड कोडिंग। अब ये जो नॉन कोडिंग एंड कोडिंग है, इनमें एक बात फील कीजिए, ये जो नॉन कोडिंग है ये क्या कर रहे हैं? ये बेटा कोडिंग के दरमियान में इंटरवीन कर रहे हैं। ये कोडिंग के दरमियान में इंटरवीन कर रहे हैं, तो इनको आप इंटरवीन से क्या कह देते हैं कि ये क्या है? इंट्रॉन्स है। कोडिंग रीजन्स के दरमियान में इंटरवीन कर रहे हैं, तो ये जो है वो इंट्रॉन्स कहलाएंगे। और जो कोडिंग रीजन है उसने आगे जाके क्या होना है? एक्सप्रेस होना है। तो एक्सप्रेस होने से आप इसको क्या कहना शुरू कर देते हैं? एक्सॉन। इसको एक्सप्रेस होने से आप कहना शुरू कर देते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो नॉन कोडिंग रीजन्स को आप कहते हैं इंट्रॉन्स, और एक्सप्रेस होने वाले रीजन्स को आप कहते हैं एक्सॉन्स। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ए से होता है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन। अब देखिएगा कि यहां से अब एक और बात जो है वो, एक और बात अपने जेहन में रखिएगा कि जब एक दफा नॉन कोडिंग रीजन जो है वो आप अलहदा करेंगे तो वो किस चीज से करेंगे बेटा? बड़े स्पेसिफिक किस्म के कुछ प्रोटीन की बनी हुई बॉडीज होती हैं जिनको आप कहते हैं स्प्लाइसोसोम्स। स्प्लाइसोसोम्स, ये स्प्लाइसोसोम्स असल में क्या है? हाँ, ये स्प्लाइसोसोम असल में छोटे छोटे आरएनएज का मजमुआ है। छोटे छोटे आरएनएज का मजमुआ है। ये आरएनए, ये आरएनए, इनको आप कहते हैं एस एन आर एन ए, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए। स्मॉल, यहां पर इसकी एब्रीविएशन भी लिखी होगी। ये देखिएगा, मैं यहीं से आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये स्मॉल आरएनएज हैं और इनको जो है वो एस एन भी कहा जाता है। ये गौर कीजिए, ये पूरा एक स्प्लाइसोसोम है और इसके अंदर ये छोटे छोटे आरएनएज मौजूद हैं। ये क्या करते हैं? अब मैं आपको यहीं से समझा दूंगा। ये करते ये हैं कि ये दोनों इंट्रॉन्स को कट इस तरह करते हैं कि ये इंट्रॉन्स ऐसे मिला दिए जाते हैं। बिल्कुल गोलाई में जब ये मिला दिए जाते हैं तो ये देखिए, ये एक इंट्रॉन यानी इंटरवीन करने वाले को क्या कर दिया गया? इंटरवीन करने वाले को कट आउट कर दिया गया। ठीक है, और यही स्मॉल आरएनए फिर क्या करते हैं? जो कोडिंग रीजन होते हैं यानी एक्सॉन। अब देखिए, इसमें एक्सॉन ई से लिखा हुआ है, हम आमतौर पे ए से लिखते हैं। मैंने इसीलिए शुरू में ई से लिखा था क्योंकि ई जो है वो आपकी इस बुक में ई ही यूज हुआ है। ठीक है, तो एक्सॉन जो है इसको क्या किया जाता है? यही स्मॉल आरएनए जिन्होंने इंट्रॉन को कट आउट किया था, यही मिला देते हैं दोनों एक्सॉन्स को। तो अब ये पूरा कोडिंग रीजन, ये देख लीजिए, दोनों एक्सप्रेस होने वाले जो कोडिंग रीजन्स हैं वो आपस में मिला दिए गए हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये किससे होता है? ये असल में स्प्लाइसोसोम होता है, लेकिन उस स्प्लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं वो प्रोटीन के नहीं बने होते बल्कि वो आरएनए के बने हुए होते हैं। तो ये आरएनए के बने हुए जो जो एंजाइम्स हैं इनको राइबोजाइम्स कहा जाता है। इसकी इनकी डिटेल जो है और इनके एवोल्यूशन में जो फिनोमेना है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो आरएनए है वो यहाँ एंजाइम के तौर पर यूज हो रहा है और वो स्प्लाइसिंग कर रहा है। जब स्प्लाइसिंग कर दी जाती है तो पूरा आरएनए अब तैयार होता है। अब आप उसको एज ए प्रोटीन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको ये बात जो है आपसे शेयर कर देता हूँ कि हम अब जीन जो है वो डीएनए से नहीं लेते, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना वो हम डीएनए से नहीं लेते। वो हम कहां से लेते? वो हम लेते हैं बेटा मैसेंजर आरएनए जिसकी स्प्लाइसिंग हुई हुई हो ना, उसको रिवर्स ट्रांसक्राइब करा देते हैं। अब आप देखिए, ओरिजिनल जीन में और जो मैसेंजर आरएनए बना हुआ है जो फुली मॉडिफाइड है उसमें फर्क क्या है? ओरिजिनल जीन में इंट्रॉन एक्सॉन मौजूद होंगे, जबकि जो मॉडिफाइड आरएनए है उसमें सारे क्या होंगे? एक्सॉन। सारे एक्सॉन्स होने की वजह से आपके पास जो टोटल सीक्वेंस आएगा वो किसका आएगा? जो कोडिंग होगा। नॉन कोडिंग का दरमियान में सवाल नहीं पैदा होता। आप गौर कीजिए, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से जब आप प्रोटीन बनवाएंगे, बैक्टीरिया में तो इंट्रॉन एक्सॉन वाला फिनोमिना ही नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर तो स्प्लाइसिंग का फिनोमिना ही नहीं है। अगर बैक्टीरिया के अंदर स्प्लाइसिंग का फिनोमिना नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया जो मैसेंजर आरएनए बना है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपना आरएनए बैक्टीरिया को दे दिया और उसने कई इंट्रॉन एक्सॉन के साथ बना दिया पूरी प्रोटीन को, तो वो तो मसला है, वो तो हमारे लिए वो तो है ही नहीं।
इसका क्या मतलब है, मोर प्रॉपर क्या वे है कि आप आरएनए लें फुली मॉडिफाइड, उसको रिवर्स ट्रांसक्राइब करा के डीएनए में कन्वर्ट करें, अब वो पूरा कोडिंग रीजन है, अब आप दें बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया आपको प्रोटीन बना के दे देगा उसको, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में लेटेस्ट अप्रोच नहीं है, लेकिन हमारी जो अप्रोच है ना कि हम अपना पूरा जीन बैक्टीरिया के हवाले करते हैं, वो गलत है। हम अब आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्राइब करते हैं, और वो सारे, वो कौन सा वाला आरएनए होता है जिसमें एक्सॉन ही होते हैं सारे, इंट्रॉन कोई भी नहीं होता, ठीक है। ले बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन है तो बताइए।